हेलो। हेनरी द टूलूज़ लॉथरेक एक कुलीन परिवार से निकले हुए बिगड़े हुए एरिस्टोक्रेट थे, शराब और बदनाम स्त्रियों में आकंठ डूबे हुए। वो एक बौने व्यक्ति भी थे। 4.5 फुट से भी कम के तुलेज लॉथरेक अपने समय के सबसे सनसनीखेज चित्रकारों में से एक थे। वो भी कोई ऐसा वैसा समय नहीं, बेल एपॉक, द ब्यूटीफुल पीरियड, द सुंदर कालखंड, उस समय के सबसे सनसनीखेज चित्रकार थे। हम उनको आज भी उनके जो कि आज भी प्रसिद्ध हैं, उनके पोस्टर्स और चित्र उनसे जानते हैं, जो आज भी एक कूलनेस और अच्छे टेस्ट का पर्याय हैं। उनकी सफलता को समझने के लिए हमें उनकी रीब्रांडिंग की कैपेबिलिटी को स्वीकारना होगा। उन्होंने फ्रांस के एक प्रश्न चिन्ह लगे हुए अड्डे को उठाया, जो कि ठीक ठाक विभत्स प्रयोगों का घर माना जाता था और काफ़ी बदनाम था। उस इलाके को उठाया और उसको धीरे धीरे एक उच्च मध्यम वर्गीय हैंगआउट में बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ उस समय के फ्रांस के सबसे वाइब्रेंट इलाके, मोमात्र रोड या गली, मूला रूज और वहाँ के बहुत सारे क्लब्स। इस पूरे कार्य में उनकी जो सबसे बड़ी सफलता थी वो थी सांस्कृतिक सोफिस्टिकेशन और सेक्स अपील को पूरी स्वीकार्यता के साथ मिला ले जाना। उन्होंने उस समय के बदनाम समझे जाने वाले कैन कैन डांस, जो कि क्लब का आखिरी डांस होता था और जिसमें ऊर्जावान मादक नृत्यांगनाएं ऊंची से ऊंची किक मारते हुए नृत्य करती थी, उसको मौनमात्र के स्वच्छंद वातावरण को और मूला रूज को एक स्वीकार्य शोभा दिलवाई, एक एलिगेंस प्रदान की। और ये सब और दूसरी सबसे बड़ी सफलता उनकी ये थी कि ये सब उन्होंने इस परिस्थिति की गुदगुदाती नग्नता और छिछोरेपन को रेस्पेक्टेबिलिटी से काफ़ी करीबी से फ्लर्ट करते हुए भी बचाए रखा। ये बहुत बड़ी बात थी। टूलूज़ लॉथरेक के अपने समय के सबसे बड़े किस्सागो या क्रॉनिकलर होने में कोई संदेह नहीं है। 1890 का वो कालखंड जब पेरिस अपने समय का जगमगाता हुआ बौद्धिकता और विलासता का केंद्र माना जाता था, ऐसे माहौल में सबवर्सिव एलिमेंट पनप तो ज़रूर रहे थे, पर यह मानना कि वो विद्रोहियों भर का स्वर्णकाल था एक भूल होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी अपने पूरे शबाब पर था। इस्टेब्लिशमेंट की ताकत इस बात में थी कि वो खुद ही अपने अंदर अपने सबवर्जन के बहुत सारे कीटाणु छुपाए हुए था। किसी भी तरीके से वो हिकारत का शिकार नहीं था। जो इस्टेब्लिशमेंट था उस समय का, इस्टेब्लिशमेंट की जो कला थी। पेरिस, जो कि एक मूवेबल फीस्ट के नाम से जाना जाता था उस समय में, कम से कम अपने अंदर कई विरोधाभास, अश्लीलता, उच्च कला, प्रयोगधर्मिता, इसका माहौल बनाते हुए एक भव्य जादू सा रचता हुआ चल रहा था उस समय। बहुत लोगों ने इसके बारे में लिखा है। कई ऐसे समय भी आए जब हाईब्रो कला की पूजा उस वक्त एक ट्विस्ट के साथ होती थी। सेक्रेड और प्रोफेन लूथरेक के समय में एक गजब की अल्केमी के लिए तैयार हो चुके थे और उच्च संस्कृति प्रोफेन के साथ, उस समय के रियल माहौल के साथ दो दो हाथ करने को तैयार थी, बदनामी के दायरे में आने के लिए बेकरार थी और कलाकारों के झुंड स्टूडियो से निकलकर बाहर सड़कों पर उसकी गंदगी में लोट मारना चाहते थे और रियल जीवन जीना चाहते थे। आश्चर्य नहीं कि मूला रूज जैसे क्लबों का आकर्षण भर रहा था और माहौल सीधा साधा नहीं था, पर टूलूज़ दे लॉथरेक भी कोई सीधे बल्ले से खेलने वाले खिलाड़ी नहीं थे। कई बार करेक्टनेस के चलते या सभ्यतावश उनके बौने होने के तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया जाता था, पर इस बड़े तथ्य को नज़रअंदाज करना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी सच्चाई से मुंह मोड़ना होगा, क्योंकि उनका बौना होना
उनके काम के लिए बहुत एक ज़रूरी तथ्य था। सिर्फ 4.5 फुट का एक कुलीन बौना ही उन बदनाम विलासिता की अंधेरी गलियों में इतनी सहज पहुंच बना सकता था कि उसको एक इमीडिएसी ऑफ पर्सपेक्टिव मिल सके और वो फ्लाई ऑन द वॉल बन के सब कुछ दर्ज कर सके। उनका असाधारणपन जो बौने थे, वही उनका बैक स्टेज पास था। एक हार्मलेसनेस की फीलिंग देते होंगे शायद। और अगर हम सोचें तो वो शायद मध्यकाल के उन किन्नर चौकीदारों में से थे जिनको किन्नर होने की वजह से हरम की चौकीदारी का काम सौंपा जाता था। पर यहाँ ये हरम का चौकीदार अपने पूरे रौब के साथ बेकाबू हो चुका था। इस ट्रेजिक पर उपयोगी वास्तविकता का एक बहुत बड़ा परिणाम ये था कि उनके चित्रों में स्त्रियां एक पूरी तरह से गढ़े हुए व्यक्तित्व के रूप में एक अपनी स्वतंत्र पर्सनैलिटी के साथ नज़र आती थीं। ये उस समय के पेरिस के लिए भी इतना सामान्य नहीं था। इस बात को बहुत बखूबी से कहा गया है कि जिस तरीके से शायद रेनुआ के चित्रों में स्त्रियां एक स्टीरियोटिपिकल सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में निकल के आती थीं, गोगा उनको एक्जॉटिक के तौर पर प्रस्तुत करते थे, देगा बहुत क्लिनिकली डिटैच नज़र आते थे, या बोगुरु उनको एक निष्कलन देवी बनाने का प्रयास करते हुए दिखते थे। यहाँ लोत्रेक साहब इन सब चीज़ों को, स्त्रियों को ख़ास तौर से बड़े प्रेम से, बड़ी वास्तविकता से, उनकी पूरी स्वतंत्रता और उनके चरित्र के पूरे पूर्णता में उनको प्रस्तुत करते हैं। उनकी जेन एवरेल या योवेट गिलबर्ट, जो कि उस समय की बड़ी डांसर्स थीं, उनका चित्रण जो है कम से कम स्टेज पर तो उन्हें अपना भाग्य विधाता ही दिखाता है पूरी तरीके से, और वो अपनी जीवन चॉइसेस और अपने शैली को लेकर के पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस होती हैं। इन विषयों के अलावा, नर्तकियों के अलावा भी सामान्य स्त्रियों का चित्रण भी किया है लोत्रेक ने। वहाँ शायद वो उतनी सुंदर ना दिखें और कभी कभी थोड़ी फूहड़ भी दिखें, पर आप हमेशा महसूस करेंगे कि चित्रकार उन स्त्रियों को पसंद कर रहा है। हेनरी का जन्म 1864 में एक इतने बड़े परिवार में हुआ था जिसकी वंशावली क्रूसेड काल तक ट्रेस की जाती है। ऐसे बड़े परिवारों में अक्सर शादियां नज़दीकी रिश्तेदारों में होती हैं, और शायद इसी इनब्रीडिंग का परिणाम था कि लोत्रेक बौने रह गए। बीमारियों और शराब के चलते लोत्रेक ने महज 36 साल की ज़िंदगी पाई थी। 36 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बीमारियों और शराब का बहुत बड़ा श्रेय उनके विलासी जीवन को भी जाता है, जो कि पेरिस के बदनाम क्लबों में और वेश्याओं की संगत में गुजरा था। ये सब बातें अलग। उनके चित्रों में, जैसा कि कई समीक्षकों ने भी कहा है, एक तरह की स्नैपशॉट क्वालिटी है। उनका लिथोग्राफिक इंक का इस्तेमाल और एक कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ कलर्स रखते हुए चित्रों को बनाना, ऐसा लगता है कि वो एक ख़ास से मोमेंट को पकड़ पा रहे हैं, जो कि है तो एग्जैक्ट, बिल्कुल प्रिसाइज, पर पूरी तरीके से कभी भी विलुप्त हो सकता है। एक फोटोग्राफ, तेज गति के लेंस और अपर्चर पे खींचे गए फोटोग्राफ की जो एक गतिशीलता होती है, एक एनर्जी होती है, वो उनके चित्रों में मिलती है। और उनके चित्र आज भी उसी तरह की तरलता और उसी तरह की अपनी ऊर्जा से बांधने की क्षमता रखते हैं। एक कलाकार के तौर पर तुलूज़ दे लौत्रेक अपनी फ्लोरिश से छा जाते हैं। वो तेज़ गति से खेलने वाले एक ऐसे चित्रकार हैं जो बदलती हुई अवधारणाओं और दृश्यों से कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो अपनी आदिम प्रतिभा से पेरिस के झंझावत भरे माहौल को तराश देते हैं, उसे बदल देते हैं, उसे रीब्रांड कर देते हैं। और इस गति में, इस तेज़ी से बदलते हुए परिदृश्यों में ना तो कभी उनका मिजाज ढीला होता है, ना ही कभी वो अपना रौब छोड़ते हैं, और बहुत कुशलता से आगे बढ़ते चले जाते हैं। कभी भी उन्होंने धीमेपन की, सुरक्षा की दरकार नहीं की, और उनकी जो विलक्षण प्रयोगधर्मिता थी
वो कभी भी इस तेज़ माहौल में लड़खड़ाती हुई नहीं देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।